दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वर्तमान में नागपुर के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर सुमित ठाकुर का। इस पर अपहरण, मारपीट और जबरन वसूली के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अक्टूबर 2023 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक 33 वर्षीय युवक का अपहरण करने के बाद उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। इसके अलावा इस पर एक जुआ अड्डा संचालक से 50,000 की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। इसी वजह से इस पर मकोका के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद से यह फरार चल रहा था। 9 महीने तक फरार रहने के बाद जुलाई 2024 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे इसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर राजा घोष का। इस पर हत्या के प्रयास, लूटपाट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अप्रैल 2013 में अपने साथियों के साथ मिलकर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती की। इसी डकैती के दौरान राजा घोष के एक साथी ने दुकान के एक कर्मचारी पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा इस पर कई कारोबारियों से रंगदारी मांगने का मामला भी दर्ज है। इन वारदातों के बाद पुलिस ने इसे और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 2022 में अदालत ने राजा घोष के 2 साथियों को 10 साल की सजा सुनाई है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर लिटिल सरदार का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। लिटिल सरदार और बॉबी माकन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से वर्ष 2017 में माकन ने लिटिल सरदार की हत्या की योजना बनाई। जैसे ही लिटिल सरदार को इस योजना के बारे में पता चला, उसी समय लिटिल सरदार ने माकन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके बाद अप्रैल 2019 में लिटिल सरदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर माकन का अपहरण किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इन्होंने माकन के शव को कोंडाली के पास फेंक दिया। इस हत्या के 2 दिन बाद पुलिस को माकन का शव मिला, जिसके बाद अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया। आगे चलकर इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। इस हत्या के कुछ दिनों बाद ही लिटिल सरदार और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि लिटिल सरदार को अप्रैल 2015 में भी 2 युवकों पर गोलियों से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बॉबी माकन हत्या के केस में जमानत पर बाहर आने के बाद लिटिल सरदार फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से अगस्त 2023 में इसे एक व्यापारी का अपहरण कर 7 लाख की रंगदारी मांगने के केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद इस पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात भू माफिया संजय फतोडे का। यह नागपुर के टॉप गैंगस्टर संतोष आंबेकर के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता है। बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन के धंधे में इसका बहुत आतंक है। इस पर मकोका के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसे एक एनआरआई महिला के प्लॉट पर जबरन कब्जा कर उसे 5 करोड़ में बेचने के केस में गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम चर्चा में तब आया जब जेल से छूटने के बाद 50 कारों में बदमाश इसे लेने आए थे। उस दिन बदमाशों ने जेल के बाहर डीजे बजाकर जश्न मनाया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है रंजीत सफेलकर का। कुछ लोगों की नजर में यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो कुछ लोग इसे एक राजनीतिक नेता मानते हैं। वर्ष 2008 से 2012 के बीच वैसे तो कई गैंग नागपुर में सक्रिय थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली गैंग रंजीत सफेलकर की थी। उन्हीं दिनों रंजीत सफेलकर और मनीष श्रीवास के बीच वर्चस्व को लेकर गैंगवार होने लगे। इसी दुश्मनी की वजह से रंजीत सफेलकर ने मार्च 2012 में झांसा देकर मनीष श्रीवास को दूर दराज के एक फार्म हाउस बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रंजीत सफेलकर ने मनीष श्रीवास के शव को टुकड़े कर उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में फेंक दिया। इसके अलावा इस पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए सितंबर 2016 में निगमड़े की हत्या कराने का मामला भी दर्ज है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए इसने यूपी से 7 शूटर मंगवाए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनीष श्रीवास की हत्या के 9 साल बाद पुलिस को पता चला कि इसमें रंजीत सफेलकर का हाथ है। इन्हीं दोनों हत्याओं के केस में मार्च 2021 में रंजीत सफेलकर को गिरफ्तार करके सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके अलावा इसने वर्ष 2007 में अपने ही गैंग के एक बदमाश की कार से कुचलकर हत्या कर दी थी। दरअसल विशाल और रंजीत सफेलकर की पत्नी के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही थी और जैसे ही रंजीत को इसका पता चला, उसने विशाल की हत्या कर दी। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात ड्रग माफिया अबू खान का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और ड्रग्स तस्करी के कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर नागपुर के ताजबाज इलाके में आतंक मचा रखा था। इसने अमजद हुसैन की 6 दुकानों पर जबरन कब्जा कर लिया। हुसैन की शिकायत के बाद अबू खान और उसके भाइयों पर मकोका के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद से अबू खान फरार चल रहा था। 6 महीने फरार रहने के बाद इसे भंडारा से गिरफ्तार कर लिया गया। यह सालों से ड्रग्स तस्करी के धंधे से जुड़ा है। जुलाई 2023 में नागपुर प्रशासन ने इसके अवैध निर्माण में कार्रवाई करते हुए इसके बंगले और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर राजू भद्रे का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने नागपुर के बहुचर्चित पिंटू सिरके हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसी केस के सिलसिले में इसे 2002 में जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद भद्रे ने हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की। हालांकि हाई कोर्ट ने राजू भद्रे की सजा को कायम रखा। उम्र कैद की सजा होने के बावजूद यह फरार चल रहा था। कई सालों तक फरार रहने के बाद दिसंबर 2015 में इसने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। इस पर अजय राउत का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला भी दर्ज है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर शेखू खान का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हेमंत दिवावर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद इसका नाम सुर्खियों में आ गया। इसके बाद पुलिस ने शेखू खान और उसके साथियों को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया। कुछ साल जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से इस पर MPDA लगाया गया और इसके बाद से यह फरार चल रहा था। अगस्त 2019 में इसने एक शराब व्यापारी का अपहरण करने के बाद 10 लाख की फिरौती मांगी। व्यापारी द्वारा पैसा दिए जाने के बाद इसने उस व्यापारी को छोड़ दिया। इसके बाद से पुलिस शेखू खान की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अक्टूबर 2019 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से एक माउजर बरामद हुई थी। जुलाई 2022 में शेखू खान के विरोधी गैंग ने इसके बड़े भाई एजाज खान की निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या को उस समय अंजाम दिया गया जब शेखू खान का भाई अपनी कार में पेट्रोल डला रहा था। उसी समय ऑटो से आए बदमाशों ने एजाज खान की हत्या कर दी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर युवराज माथनकर का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2006 में इस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ था। इस हत्या के बाद इसका नाम सुर्खियों में आ गया। इसी वजह से संतोष आम्बेकर ने इसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। कुछ ही दिनों में यह संतोष आम्बेकर का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। लेकिन जब यह धीरे धीरे संतोष आम्बेकर को ओवरटेक करने लगा, इसी वजह से दोनों में दुश्मनी की शुरुआत हुई और आज दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होते रहते हैं। जनवरी 2015 में युवराज माथनकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वप्निल के घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दी और घर खाली करने को कहा। इस वारदात के बाद इस पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा अगस्त 2018 में इसने जैन बिल्डर्स के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर उससे 10 लाख की रंगदारी मांगी और पैसे न मिलने पर यह घर से 1.5 लाख रुपए और 3.5 लाख के गहने लूट कर ले गया। इस घटना के बाद से युवराज माथनकर फरार चल रहा था और नागपुर पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है नागपुर के टॉप गैंगस्टर संतोष आम्बेकर का। इसने वर्ष 1989 में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद वर्ष 1999 में इसने सराफा व्यापारी अनिल की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इसका नाम सुर्खियों में आ गया। इसे नागपुर का सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता है। कभी चाय बेचने और सराफा दुकानों में नौकरी करने वाला संतोष आम्बेकर ने अपराध के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई है। इस पर 4 बार मकोका के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। वर्ष 2017 में इसका नाम बल्ल्या गावड़े की हत्या में सामने आया, लेकिन वर्ष 2018 में आत्मसमर्पण करने के कुछ दिनों बाद ही यह इस मामले में बरी हो गया। जेल से बाहर आने के बाद यह फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। वर्ष 2019 में इसे एक बिल्डर से रंगदारी मांगने और गुजरात के एक कारोबारी से 5 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में पेशी पर ले जाते समय पुलिस ने इसकी पैदल परेड भी निकाली थी। फरवरी 2020 में मनपा प्रशासन ने संतोष आम्बेकर के अवैध निर्माण में कार्रवाई करते हुए इसके हमालपुर स्थित बंगले को JCB की मदद से गिराकर खंडहर बना दिया। इसने इस बंगले को 3 प्लॉट को मिलाकर अवैध रूप से बनाया था, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। संतोष आम्बेकर फिलहाल जेल में बंद है।